अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं बरके कलीसा किस्त नंबर 26। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक रोज़ जबकि मगरिब की पनागाहों की तरफ सूरज ग़ुरूब होने के लिए बेकरार था, अहमद बिन सईद शोबान अपने दोनों नाखुदाओं के साथ स्पेन की बंदरगाह तरगुना के साहिल पर लंगर अंदाज हुए। साहिल के साथ साथ दूर तक छोटी बड़ी कश्तियाँ और जहाज़ खड़े थे। जहाँ तक निगाह काम करती थी, कश्तियाँ ही कश्तियाँ और जहाज़ खड़े थे। बंदरगाह में खूब गहमा गहमी और रौनक थी। जब इनकी कश्ती साहिल से लगी, तब शोबान ने बड़ी राजदारी के साथ अहमद बिन सईद को मुखातिब किया। अमीर मोहतरम, आप तीनों यहाँ इंतज़ार करें, मैं जाता हूँ। यूरोपीय लश्कर के सालार सारगोन और इसके नायब लुइस से मिलता हूँ। इन्हें आप तीनों की आमद से आगाह करता हूँ। देखते हैं किस रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। मैं इन पर यह वाज़ेह करूँगा कि आप तीनों को मनोरक्का जजीरे की तरफ से लेकर आया हूँ। मैं इन पर पहले ही वाज़ेह कर चुका हूँ कि इनसे ज़्यादा काबिल एतमाद नाखुदा मिल ही नहीं सकते। शोबान यहीं तक कहने पाया था कि सिर्फ जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी बात काटते हुए अहमद बिन सईद बोल उठा। शोबान, मैं तुम्हारी इस गुफ्तगू पर एहतजाज करता हूँ। मोहम पर रवाना होने से पहले हमारे दरमियान तय पाया था कि हम में से कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं पुकारेगा। याद रखो, मेरा नाम बोरबान है। इस नाम से मुझे मुखातिब करोगे। इन दोनों के नाम मिखाइल और मकफूर हैं, यही नाम इस्तेमाल होंगे। अब तुम जाओ, इन्हें हमारी आमद से आगाह करो। मैं तुम्हारी वापसी का बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा। जवाब में शोबान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमदार हुई थी। फिर वो फुर्ती से एक समझ चल दिया था। अहमद बिन सईद अपने दोनों नाखुदाओं के साथ थोड़ी देर तक कश्ती में बैठकर गुफ्तगू करता रहा। ऐसा वो वक्त गुजारने के लिए करते रहे। फिर अहमद बिन सईद एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपने सीधे और चौड़े फल की तलवार इसने बेनाम कर ली और दोनों नाखुदाओं को मुखातिब करके कहने लगा, मिखाइल और मकफूर, अपनी जगह से उठ खड़े हो। तीनों कश्ती से बाहर निकलते हैं। उस सामने देखो शोबान, जो दो अशखास के साथ हमारा रुख कर रहा है। मेरा दिल कहता है कि यूरोपीय रजाकारों के सालार सारगून और लुइस है। हमें कश्ती से बाहर निकलकर इनका इस्तकबाल करना चाहिए। मिखाइल और मकफूर मुंह से कुछ न बोले, अपनी जगह उठ खड़े हुए। तीनों कश्ती से बाहर निकले। मिखाइल और मकफूर कश्ती के करीब पहलू से पहलू मिलाकर खड़े हो गए। अहमद बिन सईद इनके पीछे गया, अपने चौड़े फल की तलवार सीधी की और इनके मुहाफिज की हैसियत से खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद शोबान के साथ दो अशखास इनके करीब आए। इनकी तरफ आते हुए शोबान हाथ के इशारे से इनकी तरफ इशारा कर रहा था, शायद इनके मुतल्लिक इन्हें तफसील बता रहा था। करीब आकर शोबान इसके साथ आने वाले रुक गए। उनमें से एक बोल पड़ा, मेरा नाम सारगून है, मेरे साथ मेरा नाइब है, इसका नाम लुइस है। हमारे मोहतरम राहिब ने तुम्हें हमारे मुतल्लिक बता दिया होगा। तुम्हारे मुतल्लिक भी उन्होंने तफसील से बता दिया है। इसके साथ ही सारगून ने शोबान की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे मोहतरम, आप जा सकते हैं। हम आपको ज़्यादा जहमत नहीं देना चाहते। आपने हमारे लिए वो काम किया जो कोई अजीज़ भी ना करता। अब आप जाकर आराम करिए, इसलिए कि आप एक लंबी मुहिम से लौट रहे हैं। इस पर शोबान ने एक मखसूस इशारा अहमद बिन सईद को किया और फिर वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद सारगून ने एक भरपूर निगाह दोनों नाखुदाओं और अहमद बिन सईद पर डाली। फिर इसकी आवाज़ गूंजी, जैसा कि मैं तुम तीनों से अपना तारुफ करा चुका हूँ, अब तुम तीनों भी मुझे अपने मुतल्लिक बताओ। इस पर मिखाइल फौरन बोल पड़ा, मेरा नाम मिखाइल है, मेरे साथी का नाम मकफूर है, जो जवान मुसल्लह हालत में हमारे पीछे खड़ा है। ये हमारा ज़ाती मुहाफिज है, इसे हमने मुआवजे पर रखा हुआ है। इसका नाम बोरबान है। हम तीनों यहूदियों और जजीरा मनोरक्का के रहने वाले हैं। इस पर सारगुन और लुइस ने थोड़ी देर तक बाहम मशवरा किया। इसके बाद वो दोनों बड़े गौर, इन्हिमाक और शक्बर अंदाज में अहमद बिन सईद की तरफ देखते रहे। फिर सारगुन ने मिखाइल और मकफूर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जैसा कि तुम बता चुके हो कि तुम्हारे पीछे जो मुसल्लह जवान खड़ा है, इसका नाम बोरबान है और ये तुम्हारा ज़ाती मुहाफिज है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये शख्स काबिल एतबार है? जवाब में एक एहतजाजी निगाह मिखाइल ने सारगून और लुइस पर डाली। फिर बोल पड़ा, अजीज़ो, तुम हमारे लिए बड़े मोहतरम और जी इज़्ज़त हो। हम गुज़श्ता कई बरस से खुले समंद में राहबर और नाखुदा की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये हमारा पुराना मुलाजिम और मुहाफिज है। इस पर बद से बदतरीन हालात में भी एतमाद और भरोसा किया जा सकता है। इसने आज तक कभी भी हमारे एतमाद को धोखा नहीं दिया। हमेशा हमारे राज को अपना ही राज समझकर हमारा साथ दिया। मिखाइल की गुफ्तगू से सारगुन और लुइस किसी कदर मुतमईन लगते थे। फिर सारगुन दोबारा बोल पड़ा, क्या इससे पहले भी तुम कभी स्पेन से अर्ज़ फ़लस्तीन जाने वाले यूरोपीय काफिलों की नाखुदाई कर चुके हो? इस पर मिखाइल के बजाय अहमद बिन सईद बोल पड़ा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने कभी यूरोपीय काफिलों की रहनुमाई नहीं की। हाँ, अलबत्ता। अहमद बिन सईद यहीं तक कहने पाया था कि सारगुन ने बड़ी बेरहमी और गज़बनाकी से मुखातिब किया, मत भूलो कि तुम एक मामूली मुहाफिज हो और हमारी निगाह में तुम्हारी कोई इज्जत और वक़ार नहीं। मैंने तुम्हें मुखातिब नहीं किया, फिर तुमने मुझे मुखातिब करने की कैसे जुर्रत और जसारत की? मैं इन दोनों नाखुदाओं से मुखातिब हूँ और तुम इनके मामूली मुहाफिज हो। खबरदार, आइंदा हमारे मामले में दखल अंदाजी या मेरी बात काटने की कोशिश की
तो फिर देखना। जवाब में अहमद बिन सईद ने बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी में अपने सर को खम करते हुए अपनी इताअत का इजहार कर दिया था। इसकी इस अदा पर सारगुन और लुइस दोनों मुतमईन हो गए थे। वो दोबारा कुछ कहना चाहते थे कि मिखाइल बोल पड़ा, हमारे मुहाफिज ने जो दखलंदाजी की है इसकी हम मौजूद खां हैं। दरअसल ये हम दोनों से बड़ा मानूस है और हम इस अपने हल्के का एक फ़र्द ख्याल करते हैं। जो सवाल आपने पूछा इसका जवाब मैं कुछ यही दे सकता हूँ कि इससे पहले कभी हमने अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ जाने वाले यूरोपीय काफ़िलों की रहनुमाई नहीं की, ताहम इन सरजमीनों से फ़लस्तीन मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जाने वाले लोगों की रहनुमाई हम कई बार कर चुके हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। सारगुन ने इस बात में सर हिलाया, तब मिखाइल बोल पड़ा, मेरे मोहतरम, आपने हमसे राहबरी जजीरा मनूरक्का तक चाहते हैं या अर्ज़ फ़लस्तीन तक? सारगुन ने मुस्कुराते मिखाइल पर एक निगाह डाली, फिर बोल पड़ा, हम ये चाहेंगे कि अर्ज़ फ़लस्तीन तक हमारे नाखुदा बनकर चलो, इसलिए कि हम इन समुद्री रास्तों से वाकिफ़ और आगा नहीं। ये समंदर में हम सबका पहला सफ़र होगा। हाँ, तुम जो दोनों ने करना है वो ये है कि हमारे पास जहाज़ों और कश्तियों की तादाद कम है और यूरोप से आने वाले रज़ाकारों की तादाद ज़्यादा है। अभी भी रज़ाकार गिरोह दर गिरोह यूरोप से सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं। हमारा पहला काफ़िला बड़े जहाज़ों और कश्तियों में रवाना होगा। मैं और मेरा नायब लुइस दोनों इस गिरोह में शामिल होंगे। तुम तीनों भी हमारे साथ रवाना होगे। ये सफ़र जज़ीरा मनूरक्का तक जारी रहेगा। इस कारवान को जज़ीरा मनूरक्का तक रखा जाएगा। इसके बाद तुम दोनों नाखुदा वापस आओगे। तुम्हें हमारे साथ कश्तियाँ और जहाज़ जो हमें लेकर यहाँ से रवाना होंगे वो भी वापस आएंगी। इसके बाद तुम दोनों दूसरे गिरोह को लेकर जज़ीरा मनूरक्का का रुख करोगे। जब यूरोप से आने वाले रज़ाकारों का दूसरा गिरोह जज़ीरा मनूरक्का पर उतरेगा, तब मैं जहाज़ और कश्तियों को इस्तेमाल करते हुए पहले गिरोह के साथ अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो जाऊंगा। हमें अर्ज़ फ़लस्तीन में छोड़ने के बाद तुम फिर जज़ीरा मनूरक्का आओगे और लुइस वहीं रहेगा। इसके बाद दूसरा गिरोह लुइस और तुम दोनों की रहनुमाई में अर्ज़ फ़लस्तीन का रुख करेगा। यहाँ तक कहने के बाद सारगुन रुक गया था। थोड़ी देर तक वो अपने नायब लुइस के कान में सरगोशी करता रहा, फिर लुइस वहां से हट गया। कुछ देर तक खामोशी रही। इसके बाद लुइस लौटा। इसके साथ एक और जवान भी था। जब वो दोनों सारगुन के पहलू में आन खड़े हुए, तब सारगुन ने मकफूर और मिखाइल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अजीम नाखुदाओ, जब तुम पहले हिस्से को लेकर मेरे लुइस के हमरा जज़ीरा मनूरक्का छोड़कर जहाज़ों कश्ती और मल्लाहों के साथ वापस तरकुना की बंदरगाह आओगे, तो दूसरा यहाँ से रवाना होगा। इस गिरोह की कमानदारी ये नौजवान करेगा जो लुइस के साथ अभी भी है। इसका नाम सांचू है। जब तुम खाली कश्तियों और जहाज़ों को लेकर मनूरक्का से वापस आओगे, तो यही शख्स तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। फिर इसकी रहनुमाई में दूसरा गिरोह स्पेन में मनूरक्का का रुख करेगा। अब इस सारे लाहे अमल के खिलाफ तुम्हें कोई एतराज़ हो तो कहो। सारगुन की सारी गुफ्तगू के जवाब में थोड़ी देर तक मिखाइल और मकफूर ने खुसर फुसर करते हुए बाहम मशवरा किया। इसके बाद मिखाइल ने सारगुन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मोहतरम सारगुन, इस सिलसिले में ना कोई इतराज़ है ना हम कुछ कहना चाहते हैं। जिस पर आपने अमल किया तय किया है वो हमारे लिए आखिरी है। अब हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि कब यहाँ से रवाना होना है। जवाब में सारगुन ने थोड़ी देर तक लुइस और सांचो से मशवरा किया। इसके बाद मिखाइल को तरफ देखा। मिखाइल, आने वाली शब के पिछले हिस्से में हम यहाँ से जज़ीरा मनूरक्का का रुख करेंगे। इस हिस्से में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहो। हाँ मोहतरम, राहिब ने तुम्हारे साथ मामला तय किया है। जो भी मुआवजा तय किया है वो हम तुम्हें फ़लस्तीन पहुँच अदा कर देंगे और तुम्हारी वापसी का बेहतरीन इंतजाम करेंगे। अब तुम भी बताओ कि तुम कहाँ काम करना पसंद करोगे। मिखाइल जवाब में फ़ौरन बोल पड़ा, सारगुन, आप लोगों को हमारे क़याम ताम और आराम के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जिस कश्ती में हम आए इस कश्ती में हम आराम करेंगे। अब जबकि आपने फैसला कर लिया कि आने वाली शब के पिछले हिस्से में आप यहाँ से कूच करेंगे, तो हम कश्ती ही में क़याम को तरजीह देंगे। हमारे पास अपनी खुराक का बेहतरीन इंतजाम इस सिलसिले में फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं। मिखाइल के इस जवाब पर तीनों मुतमईन हो गए थे। वो वहाँ से चले गए, जबकि अहमद बिन सईद, मिखाइल और मकफूर भी अपनी कश्ती में जाकर बैठ गए थे। अगली रात के पिछले हिस्से में जब सारगुन और लुइस का लश्कर कूच करने के लिए अपनी तैयारी में मसरूफ था, अहमद बिन सईद, मिखाइल और मकफूर भी अपनी कश्ती में बिल्कुल तैयार बैठे थे कि किनारे पर खड़ी कश्ती के पास रात की गहरी तारीकी में शोभा नमूदार हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव कश्ती की तरफ बढ़ रहा था। इसे देखते ही अहमद बिन सईद, मिखाइल और मकफूर तीनों कश्ती में उठ खड़े हुए। इस मौका पर अहमद बिन सईद ने कश्ती से बाहर निकलना चाहा, लेकिन उस वक्त तक शोबान कश्ती के पास आ चुका था। हाथ के इशारे से इसने अहमद बिन सईद को रोक दिया, जिस पर अहमद बिन सईद दोबारा अपनी नशीस पर बैठ गया। इधर उधर देखते हुए शोबान कश्ती में दाखिल हुआ और अहमद बिन सईद के पहलू में जा बैठा। मिखाइल और मकफूर भी आगे बढ़े और इनके करीब होकर बैठे थे, इसलिए कि वो जान गए थे कि शोबान का इस वक्त कश्ती में इनके पास आना किसी इल्लत के बगैर नहीं है। अहमद बिन सईद के पहलू में बैठने के बाद शोबान ने एक बार फिर अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। स्पेन से अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ रवाना होने वाले यूरोपीय रज़ाकारों की कश्ती ज़रा फासले पर थी, लिहाजा वो इनकी गुफ्तगू न सुन सकते थे। मुतमिन होने के बाद शोबान ने कहना शुरू किया, अमीर मोहतरम, मैं आपके लिए एक अहम खबर लेकर आया हूँ। लिहाजा बात कुछ यूँ है कि सारगुन, लुइस और सांचो तीनों ने मिलकर तय किया कि जब आप तीनों इन्हें अर्ज़ फ़लस्तीन में पहुँचाएंगे तो जो मुआवजा तय हुआ है
वो मुआवजा अदा करने के बजाय तुम तीनों को कत्ल करवा देगा। मैं जानता हूँ कि इन लोगों को फ़लस्तीन पहुंचना नसीब ना होगा और ना ही वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेंगे, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इस नीयत ही आया हूँ कि वो आपके खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं। अगर मैं आप तीनों को नाखुदा की हैसियत से ना लेकर आया होता तो मेरी जगह कोई और आपका इंतखाब करता तो याद रखना वो आप तीनों को यहीं कत्ल करवा देते। लिहाजा मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि यहाँ से जजीरा मनोरक्का तक सफ़र के दौरान आप तीनों मोहतात रहें। आप इनके साथ ज़्यादा गुफ्तगू ना करें, लिहाजा ज़्यादा कोशिश ये करेंगे इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएँ। किसी मौका पर इनके साथ बहस ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि ग़ज़ो ग़ज़ब या तअस्सुब में आकर वो आप तीनों के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर बैठे, वरना हमारी मुहिम नाकाम होने का खतरा है। बस मैं आप तीनों से यही कहने आया हूँ। इसके साथ ही शुबान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अजीब से अंदाज में इस अहमद बिन सईद के दौरे का जवाब में अहमद बिन सईद कुछ कहे बगैर ही गर्दन हिला दी थी। शुबान ने इन तीनों के साथ मुसाफा किया, फिर वो रात की गहरी तारीकी में जिस समझ से आया था इसी समझ चला गया था। कोई ज्यादा देर न गुजरी थी कि इन तीनों की कश्ती के पास सारगून और लुइस नमूदार हुए। इन दोनों को देखते मिखाइल मकफूर और अहमद बिन सईद तीनों बाहर आ गए। जब दोनों के पास गए तो सारगून ने मुखातिब किया, तुम लोग पूछ के लिए तैयार हैं तो तुम तीनों हमारे साथ इस जहाज में चलो जिसमें मैं और लुइस सवार होंगे। अपनी कश्ती में बैठो, तुम्हारी कश्ती को जहाज की तरफ ले जाते हैं, फिर इस कश्ती के साथ जहाज के साथ बांध दिया जाएगा। अहमद बिन सईद, मिखाइल और मकफूर तीनों अपनी कश्ती में बैठ गए। सारगुन और लुइस भी इनके साथ बैठ गए। फिर सारगुन के रहनुमा में कश्ती को वो दाएं जानिब ले जा रहे थे। एक बड़े जहाज के पास मिखाइल और मकफूर दोनों ने सारगुन के कहने पर कश्ती को रोक दिया। फिर सारगुन का इशारा पाकर जहाज के अंदर से कुछ जवान उतरे। इस कश्ती को उन्होंने जहाज के साथ बांध दिया, जबकि सारगुन, लुइस, अहमद बिन सईद, मिखाइल और मकफूर जहाज में मुंतकिल हो गए थे। सारगुन और लुइस इन तीनों को लेकर जहाज के अगले हिस्से में गए। फिर एक तरफ इशारा करते हुए सारगुन ने मिखाइल और मकफूर को मुखातिब किया, मैं और लुइस जहाज के इस हिस्से में बैठेंगे, क़याम करेंगे और आराम करेंगे। तुम दोनों भी हमारे साथ रहोगे। तुम दोनों बारी बारी अपने फ़राइज़ अंजाम दोगे। एक नींद करेगा और दूसरा जागता रहेगा, फिर दूसरा नींद करेगा और पहला जागता रहेगा। इस तरह हमारा सफ़र भी जारी रहेगा और तुम हमारी बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई कर सकोगे। अब यहाँ बैठो और यहाँ बैठकर बातें करते हैं। मिखाइल और मकफूर सारगुन के कहने पर बैठ गए। जहाज़ के इस हिस्से में काफ़ी मशलें रोशन थी, जिनकी वजह से जहाज़ का पूरा हिस्सा रोशन था। मिखाइल और मकफूर बैठ गए। अहमद बिन सईद भी अपनी जगह खड़ा था। इस मौका पर सारगुन ने कूच का हुक्म दिया। ये हुक्म मिलते ही सारी कश्तियाँ और जहाज़ हरकत में आए और समंदर की तरफ सफ़र जारी हो गया। अहमद बिन सईद कुछ देर खड़ा होकर कूच के इस मंजर को देखता रहा। उस वक्त तक सारगुन और लुइस भी मिखाइल और मकफूर के पास बैठ गए थे। अहमद बिन सईद ने भी जब मिखाइल और मकफूर के पीछे बैठना चाहा तो सारगुन इसके तरफ देखते हुए बरस पड़ा, तुम एक मुलाजिम और खादिम हो, तुम्हें कैसे जरूरत हो कि हमारे बराबर आकर बैठो। तुम फौरन जहाज के पिछले हिस्से में चले जाओ। मेरे खुद्दाम और मुलाजिम वही हैं। जब तक सफ़र जारी रहता है तुम इन खिदमतगारों के अंदर रहोगे, इसलिए कि जब तक ये दोनों जहाज के अंदर हैं इन्हें तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दोनों नाखुदाओं की खुद हिफाजत करेंगे। अहमद बिन सईद ने किसी गुस्से और रद्दमल का इजहार न किया। बैठते बैठते वो रुक गया था। फिर जब वो मुड़ने लगा तो अचानक सारगुन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, इसलिए कि मुड़ते हुए जब मशरक़ की रोशनी में सारगुन की निगाह अहमद बिन सईद की तलवार के दस्ते पर पड़ी तो लपक कर आगे बढ़ा। अहमद बिन सईद की तलवार के दस्ता रखते हुए तलवार खींच ली और जवाब तलब अंदाज में इसने अहमद बिन सईद को मुखातिब किया, ये तलवार तुमने कहाँ से हासिल की? सारगुन के इस इस्तफसार पर अहमद बिन सईद इसकी तरफ बढ़ा। वो अभी तक मुतमईन था, चेहरे पर घबराहट के कोई आसार ना थे। वो कुछ कहना ही चाहता था कि मिखाइल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, सारगुन के पास आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सारगुन मेरे मोहतरम बैठो। इस तलवार की दास्तान मैं तुमसे कहता हूँ, ये एक अजीब गरीब कहानी है। मेरे ख्याल में तुम सुनकर पसंदीदगी का इजहार करोगे। सुनो, चंद बरस पीछे मैं और मेरा ये साथी दोनों ज़ायरीन की एक जमात को लेकर अर्ज़ फ़लस्तीन का रुख किए हुए थे। वो हम मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करना चाहते थे। हमारा ये मुहाफ़िज़ भी हमारे साथ था। जिन ज़ायरीन को हम लेकर जा रहे थे उनमें कुछ टेम्पलर थे। आप जानते कि टेम्पलर इंतहा दर्जा के जंगजू और तेगज़न होते हैं। हमारी बदकिस्मती के जब हम खुले समंदर के अंदर थे तो कुछ बहरी कज़ाक हम पर हमलावर हुए थे। हमने भी जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान मेरे इस मुहाफ़िज़ ने ऐसी शुजाअत, ऐसी दिलेरी का मुज़ाहरा किया कि इसने कज़ाकों पर हमलावर होते हुए इनके कई साथियों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी कई कश्तियाँ उल्टा देने में कामयाब हो गया। इस शख्स की शुजाअत और बहादुरी की वजह से हम नसरानी ज़ायरीन को बाहिफाजत फ़लस्तीन तक पहुँचाने में कामयाब हुए। इसकी दिलेरी और शुजाअत देखते हुए हमारे साथ जो टेम्पलर सफ़र कर रहे थे, इनका जो सरकर्दा था, इसने इनाम के तौर पर मेरे इस मुहाफ़िज़ को अपनी तलवार अनायत की। तब से ये तलवार इसके पास है। सारगुन थोड़ी देर तक उलट पलट कर इस तलवार को देखता रहा, फिर अहमद बिन सईद को देखते हुए पूछा, क्या ऐसा ही मामला है? अहमद बिन सईद ने मुझसे कुछ न बोला, ताहम इसने इस बात में गर्दन हिला दी। सारगुन थोड़ी देर तक इसे जुनूनी अंदाज में देखता रहा, फिर फैसला कुन अंदाज में बोल पड़ा, अब तुम जहाज़ के पिछले हिस्से में जाओ, तुम्हें तलवार की कोई ज़रूरत नहीं। खुश्की पर उतरने के बाद मैं तुम्हारा तेगजनी का मुकाबला अपने एक अदना गुलाम से कराऊंगा
वो गुलाम भी बहुत अच्छी किस्म का तेगजन है। अगर तेगजनी के मुकाबले में तुम इसे जीत गए तो ये तलवार तुम्हें वापस कर दी जाएगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस तलवार से महरूम होना पड़ेगा। अब तुम जाओ और जहाज के पिछले हिस्से में खुदाम के साथ आराम करो। अहमद बिन सईद मुझसे कुछ न बोला, न इसने कोई एहतजाज किया, चुपचाप मुड़ा और जहाज के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये सफ़र अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।